नमस्कार डियर स्टूडेंट। देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं भूगोल अध्याय 19 उद्योग में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। हमने पिछले अध्याय में कृषि के बारे में पढ़ा। कृषि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आती है और उद्योग द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राथमिक सेक्टर के व्यवसायी हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है। तो कच्चा माल प्राथमिक सेक्टर से उत्पादन होता है और जो द्वितीय सेक्टर हैं विनिर्माण उद्योग, इसमें कच्चे माल से पक्के माल बन जाता है। फिर हम देखते हैं जो तृतीय सेक्टर हैं, सेवा सेक्टर हैं, जैसे परिवहन है, संचार है। बच्चों, परिवहन, संचार, सेवाएं, व्यापार, वाणिज्य, ये सारा तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से जो माल जो निर्मित होता है, उद्योगों से जो माल निर्मित होता है, वह तृतीय सेक्टर में जाकर उपभोक्ता के पास पहुँच जाता है। तो हम आज उद्योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मैंने कक्षा 10वीं में जो उद्योग पढ़ाए, अगर कुछ समझ में नहीं बैठे तो वहाँ भी है। विनिर्माण अध्याय 11 है विनिर्माण उद्योग, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। सेम ऐसे कैसे ही हैं, थोड़ा उसमें संक्षिप्त रूप हैं, इसमें थोड़ा विस्तार से हैं। तो हम देखेंगे आज उद्योग बच्चों, क्योंकि जो उद्योग हैं बच्चों, वह कच्चे माल से पक्का माल निर्मित करने की इकाइयाँ हैं। अब इसमें आज पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, इन उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि इन उद्योगों का जो केंद्रीकरण हुआ है वो किस जगह हुआ है। इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो और उद्योग लगाने के पीछे सरकार की क्या मानसिकता है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम उद्योग बच्चों। तो देखिए अध्याय 19 उद्योग क्या है। कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। भाई देखिए, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके, यानी कच्चे पदार्थ कहाँ से मिलता है। जो कच्चा पदार्थ हैं वह कृषि सेक्टर से मिलता है। तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। तो हम देखेंगे कि जहाँ पर कच्चे पदार्थ को पक्के माल में परिवर्तित कर दिया जाता है या फिर मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर दिया जाता है और अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को किया जाता है, वो विनिर्माण या वस्तु निर्माण उद्योग कहेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास में मापी जाती है। अब किसी भी देश की जो आर्थिक उन्नति है बच्चों, वो विनिर्माण उद्योग कितने हैं, कितनी इकाइयाँ हैं, इनसे मापी जाती हैं। भारत की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 26% है। देखिए बच्चों, ये घटता बढ़ता रहता है, ये घटता बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद हैं, उसमें उद्योगों का जो योगदान है वो 26% है। कृषि का 17.5% है, 17.5% है। तो सबसे ज़्यादा सेवा सेक्टर का है जीडीपी में। एक समय था जब देश आज़ाद हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में योगदान था तो वो कृषि का था। फिर धीरे धीरे उद्योगों ने लिया। फिर उसके बाद में आज जीडीपी में उद्योगों का द्वितीय स्थान पर है, प्रथम स्थान पर सेवा सेक्टर का है, यानी कि तृतीय व्यवसाय का है जीडीपी में योगदान। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो
तो आपने समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए बच्चों, हम अगर बताते हैं उद्योगों की बात करें तो हमारा देश में प्राचीन समय से जब से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ तब से ही सूती वस्त्र उद्योग, अन्य उद्योगों के बारे में पता चलता है। हम जब यहाँ देश अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो कुटीर उद्योग धंधे थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उनकी जो आर्थिक नीतियों के कारण, जो उनकी आर्थिक नीतियाँ थी उनकी वजह से भारत का कुटीर उद्योग धंधे, जो घरेलू उद्योग थे, वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। क्योंकि उन्होंने ऐसी नीतियाँ निर्माण की जिससे कि अब यहाँ जब देश ब्रिटेन का उपनिवेश था तो यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन जाता था और वहाँ से पक्का माल यहाँ पर आता था। परंतु जब देश आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे फिर औद्योगिक विकास हुआ और तब जाके हम आज बहुत सी चीज़ों में आत्मनिर्भर बने। तो देखते हैं भारत में औद्योगिक विकास। देखिए बच्चों, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से पूर्व भारत में उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था। यानी कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे उससे पूर्व भारत में उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 2 प्रकार के उद्योग प्रोत्साहन मिला। अब देखिए, जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से पूर्व भारत में उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था। यानी कि जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं हुआ था तो उससे पहले भारत में कुटीर उद्योगों का प्रचलन था, कुटीर उद्योग थे यहाँ पर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 2 प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर आ गया तो उस समय हमारे भारत में 2 प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। वे उद्योग जो भारतीय बाज़ारों की मांग की पूर्ति नहीं कर सकते थे, वे उद्योग जो भारतीय बाज़ार की मांग की पूर्ति नहीं कर सकते थे, जैसे कि भारत में अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या थी, यहाँ से कच्चा माल ले जाना उनके लिए भारी पड़ता था। तो वैसे उद्योग जिनका भारत में प्रोत्साहन मिला तो वो उद्योग जो भारतीय बाज़ार की मांग की पूर्ति नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक थी तो यहीं अत्यधिक मात्रा में खपत हो जाती थी। तो जैसे वस्त्र उद्योग है, कागज़ उद्योग हैं, तो ये कागज़ उद्योग हैं, वस्त्र उद्योग के बच्चों, तो ये वो उद्योग थे जो भारतीय बाज़ार की मांग की पूर्ति नहीं कर सकते थे। तो इन उद्योगों को विकास अंग्रेज़ों के शासन समय में हुआ। दूसरा, वे उद्योग जो भार हास वाले कच्चे माल पर आधारित थे, जिन्हें ब्रिटेन ले जाना लाभकारी नहीं था। अब दूसरा जो उद्योग है जिनमें अत्यधिक भार है, अत्यधिक भार जैसे कि मान लीजिएगा चीनी बनाने के लिए गन्ना और जूट बनाने के जो जूट उद्योग हैं, जो जूट की बोरियां बनाने के लिए, जूट से और भी सामान बनाने के लिए, जो कि ये तो इनमें कच्चे माल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसमें इनका जो कच्चा माल है इसमें अपशिष्ट ज़्यादा निकलता है और माल बहुत कम निकलता है। तो वे उद्योग जो भार हास वाले कच्चे माल पर आधारित थे, जिन्हें ब्रिटेन ले जाना लाभकारी नहीं था, तो चीनी उद्योग था, एक जूट उद्योग था। तो बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा कि भाई ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से पूर्व भारत में उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था। यानी कि जब अंग्रेज नहीं आए थे उस समय हमारे भारत में हर घरेलू कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे। परंतु अंग्रेज़ों की करारोपण नीतियों की वजह से भारत में ये छोटे कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग नष्ट हो गए। अब ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 2 प्रकार के उद्योगी विकसित हो पाए, उन्हें को प्रोत्साहन मिला। तो पहला वे उद्योग अब क्वेश्चन आ सकता है आपके, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 2 प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, नाम लिखिए। तो आप अगर नाम लिखे तो वो उद्योग जो भारतीय बाज़ार की मांग की पूर्ति नहीं कर सकते थे, वे उद्योग उन उद्योगों को प्रोत्साहन मिला जो भारतीय बाज़ार की मांग की पूर्ति नहीं कर सकते थे, जैसे कि वस्त्र उद्योग हैं, कागज़ उद्योग हैं। तो ये उद्योग। नेक्स्ट, वे उद्योग जो भार हास वाले कच्चे माल पर आधारित थे, जिन्हें ब्रिटेन ले जाना लाभकारी नहीं था, चीनी उद्योग हैं, जूट उद्योग हैं। भाई जिनमें भारी भरकम है, जैसे गन्ना है, अब गन्ने में उसको ले जाना, क्योंकि गन्ने में जो रस की मात्रा है, गन्ना ब्रिटेन जाएगा तो सूख जाएगा इतने। तो वे उद्योग जो भार हास वाले कच्चे माल पर आधारित थे, जिन्हें ब्रिटेन ले जाना लाभकारी नहीं था, तो वे उद्योगों का
जैसे चीनी उद्योग हैं, जूट उद्योग, उनको प्रोत्साहन मिला। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, गर्मी बहुत है भैया। भारत में प्रमुख उद्योग की स्थापना, भारत में प्रमुख उद्योग की स्थापना तो हम देखेंगे प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, जो उद्योग हैं प्रोट ग्लास्टर, कोलकाता में 1818 में लगाया गया। यानी प्रथम जो सूती वस्त्र उद्योग हैं वह प्रोट ग्लास्टर, कोलकाता में 1818 में लगाया गया, जो कि असफल रहा, जो कि क्या रहा, असफल रहा। फिर हम देखेंगे प्रथम सूती मिल बम्बई में कवासी डाबर के द्वारा 1854 में स्थापित की गई, तो सफल रही। प्रथम सूती मिल मुंबई में 1854 में कवासी डाबर के द्वारा स्थापित की गई, जो कि पूरी तरह से सफल रही। प्रथम लोहा इस्पात उद्योग कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1872 में स्थापित किया गया। अब प्रथम लोहा इस्पात उद्योग की अगर बात करें बच्चों, तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में है कुल्टी, तो वहाँ 1872 में अंग्रेजों के समय है, क्योंकि भारी भरकम उद्योग थे, इनमें कच्चे माल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी, तो ये उद्योग यहाँ पर विकसित हुए। प्रथम कागज उद्योग लखनऊ में टीटागढ़, तो 1879 में लगाया गया। प्रथम कागज उद्योग लखनऊ में 1879 में लगाया गया। प्रथम सीमेंट उद्योग चेन्नई तमिलनाडु में 1904 में लगाया गया। तो प्रथम जो सीमेंट उद्योग है चेन्नई तमिलनाडु में, यहाँ पर सीपियों से सीमेंट बनाया गया। सबसे पहले सीपियों से, समुद्र में जो सीपियाँ होती है बच्चों, उसे सीमेंट बनाया गया। प्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया बच्चों। तो हम सब इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में स्थापित किया गया। एल्यूमिनियम उद्योग जेके नगर कोलकाता में 1937 में स्थापित किया गया। जहाजरानी उद्योग, यानी कि जो जहाज बनते हैं बच्चों, जहाजरानी उद्योग विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम ये 1941 में हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से स्थापित किया गया। 1941 में हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। प्रथम औद्योगिक नीति, अब देखिए बच्चों, हम आगे देखते हैं। प्रथम जो सरकार के द्वारा, जैसे 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हो गया बच्चों, और देश आज़ाद होने के बाद में जब पारदर्शी असंतुलन को कम करने के लिए सरकार के द्वारा, पारदर्शी असंतुलन का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिएगा किसी क्षेत्र में तो बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं और किसी क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, तो सरकार ने एक औद्योगिक नीति बनाई गई। प्रथम औद्योगिक नीति में ये तय किया कि जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ नहीं है, वहाँ पर उस पारदर्शी असंतुलन को कम करने के लिए सरकार के द्वारा रियायती दरों पर भूमि, जल, बिजली सब चीज़ें उपलब्ध कराई गई, जिससे कि वहाँ पर औद्योगिक विकास हो सके। तो ये पारदर्शी असंतुलन को कम करने के लिए 6 अप्रैल 1948 को भारत सरकार के द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा की गई। तो प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई। ध्यान रखना, 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य था पारदर्शी असंतुलन को दूर करना। यही कारण था कि भारत के अधिकतर बड़े उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए। तो यही कारण था बच्चों कि भारत के जितने भी बड़े उद्योग थे वो पिछड़े क्षेत्र में लगाए गए हैं। तो हम देखेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि भाई भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। तो 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था बच्चों पारदर्शी असंतुलन को दूर करना ही था। यही कारण था कि पारदर्शी असंतुलन को दूर करना था। यही कारण था कि भारत के अधिकतर उद्योग पिछड़े जो क्षेत्र में उसमें लगाए गए, जहाँ पर पिछड़ा हुआ एरिया है वहाँ पर लगाए गए, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, वहाँ पर नगरीकरण का विकास हो सके, तो वहाँ पर लगाए गए बच्चों। आगे हम देखते हैं योजना आयोग। तो देखिए बच्चों, योजना आयोग की स्थापना 6 अगस्त 1950 को, मार्च 1950 में
योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई, जिसका 1 जनवरी 2015 में का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। इसका प्रमुख कार्य औद्योगिक विकास के लिए योजना बनाना है। अब देखिए, इन औद्योगिक विकास के लिए, इन कृषि के विकास के लिए, इन सब चीज़ों के विकास के लिए भारत सरकार ने मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई, जिससे कि जब प्रादेशिक असंतुलन है, जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, जहाँ डेवलप नहीं हुआ, जिन चीज़ों का, बहुत सी चीज़ों का डेवलप नहीं हुआ, वो योजना बना के योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना बना के योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाई गई 5 साल के लिए, और पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदन किया गया। और अनुमोदन होने के बाद में जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में, जिन प्रादेशिक भूभाग में विकास नहीं हो पाया है, तो उस भूभाग में विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजना के माध्यम से प्राथमिकता दे देकर, प्राथमिकता जैसे कि पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है, प्राथमिकता दे देकर इनका विकास किया गया। उद्योगों का विकास किया, कृषि क्षेत्र में विकास किया, हर सेक्टर में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से योजना बनाई गई 5 साल के लिए। और इसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई, मार्च 1950 में, जिसका 1 जनवरी 2015 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया, जिसका प्रमुख कार्य औद्योगिक विकास के लिए योजना बनाना था। पर नाम ही परिवर्तित किया गया, वो सारा स्ट्रक्चर वही है, नीति आयोग। नीति बनाना, योजना बनाना एक ही बात है बच्चों। 1 जनवरी 2015 को अगर क्वेश्चन आ जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 2015 को की गई। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब पहला, भारत में प्रमुख उद्योग, भारत में प्रमुख उद्योग देखेंगे तो पहला है लोहा इस्पात उद्योग। पहला कौन सा उद्योग है? लोहा इस्पात उद्योग। अब देखिए, लोहा इस आधुनिक सभ्यता की जननी है। लोहा इस आधुनिक सभ्यता की जननी है। छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन लोहे से निर्मित होती है। तो लोहा, अगर हम कहें कि लोहा आधुनिक सभ्यता की जननी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी बच्चों, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम पढ़ेंगे भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में, भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। चौथा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। तो चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में चौथा बड़ा इस्पात का उत्पादक देश है। तो कौन कौन से हैं? भारत से पहले चीन है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। चीन, जापान। जापान के पास लोहे की खानें नहीं है, परंतु वो आयात के माध्यम से आयात कर करके आज वो दूसरे नंबर पे हैं, वह दूसरे नंबर पे हैं। तो भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश और वह उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले गाड़िया लोहार जनजाति समुदाय, जो अंग्रेजों के समय लोहे के खनन उसे पिघलाकर, अगाड़िया नहीं है, गाड़िया लोहार, गड़िया लोहार जनजाति समुदाय जो अंग्रेजों के समय लोहे के खनन और उससे पिघलाकर इस्पात, लोहे की वस्तु बनाने का कार्य करता था। यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अगारिया या गाड़िया लोहार जनजाति समुदाय के लोग अंग्रेजों के समय लोहे को खनन करते थे, उसको पिघलाते थे और पिघलाकर इस्पात और लोहे की वस्तु बनाने का कार्य करते थे। भारत में प्रथम इस्पात उद्योग 1874 में कुल्टी, भारत में, अगर ध्यान रखना बच्चों, भारत में प्रथम इस्पात उद्योग
1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। 1874 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले की बात है, तो 1874 में कुल्टी में स्थापित किया गया। फिर देखते हैं कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित, कुल्टी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में बच्चों ध्यान रखना, कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। भारत में आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत, अगर हम देखें भारत में आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत, भारत में आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा संकाची में जमशेदपुर झारखंड में है। तो ये भारत में आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा संकाची एक ही बात है, तो जमशेदपुर झारखंड में टिस्को की स्थापना के साथ हुआ। टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को का मतलब होता है टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो ये भारत में आधुनिक उद्योग की लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा संकाची में जमशेदपुर झारखंड में, ये जो स्थान है ये जमशेदपुर झारखंड में है, टिस्को की स्थापना के साथ हुआ। तो ये जो कंपनी है तो वर्तमान में भारत में 26 प्रथम श्रेणी की लोहा इस्पात उद्योग हैं। कितने हैं? प्रथम, यानी कि जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 में संकाची जमशेदपुर झारखंड में वर्तमान में। अब देखिए बच्चों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, ये उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला जर्मनी के सहयोग से तथा भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए। ये जो लोहा इस्पात उद्योग की इकाइयाँ हैं, एक तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में, ये जर्मनी के सहयोग से, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है बच्चों, औद्योगिक इकाई लोहा इस्पात उद्योग की इकाई है छत्तीसगढ़ में, ये रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है बच्चों, ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पूछ लेते हैं कौन सी इकाई की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये बहुत सी बार पूछ लेते हैं। तो राउरकेला, तो ध्यान रखना, केला खाया जर्मनी ने, भलाई की रूस ने, और दुर्गा गया ब्रिटेन। दुर्गा कहाँ गया? ब्रिटेन गया। तो ध्यान रखना बच्चों कि ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए। ये 3 इकाइयाँ हैं जो कि विदेशी सरकार के द्वारा स्थापित की गई। विदेशी देशों ने, जो विदेश के देश हैं, उन्होंने यहाँ पर एक उनके सहयोग के द्वारा जर्मनी है, रूस है, ब्रिटेन है, इनके सहयोग से यहाँ पर ये इकाइयाँ स्थापित की गई। भिलाई और राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े, भिलाई और राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजाति क्षेत्रों के विकास के निर्णय पर आधारित थी। जनजाति क्षेत्रों के विकास के निर्णय पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में अब तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से योजना में बोकारो झारखंड रूस के सहयोग से। अब हमने देखा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। एक तो है राउरकेला उड़ीसा में जो कि जर्मनी के सहयोग से, फिर दूसरी है भिलाई जो रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर जो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई। तो 3 ये औद्योगिक इकाइयाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में
बोकारो झारखंड में रूस के सहयोग से, तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 अन्य प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग जैसे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में और विजयनगर कर्नाटक में स्थापित की गई। तो ये विशाखापत्तनम स्थित विजयनगर इस्पात संयंत्र भारत का पहला पत्तन पर आधारित इस्पात संयंत्र था। तो देखिए बच्चों, हम देखेंगे कि वह तृतीय पंचवर्षीय योजना बोकारो जो झारखंड में उद्योगी लोहा इस्पात उद्योग की इकाई स्थापित की गई और रूस के सहयोग से स्थापित की गई, तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 अन्य प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में और विजयनगर जो कर्नाटक में हैं स्थापित किए गए। तो विशाखापत्तनम स्थित विजांग इस्पात संयंत्र भारत का पहला पतन आधारित लोहा इस्पात संयंत्र है। यानी कि विशाखापत्तनम जो है, जो समुद्र के किनारे बंदरगाह भी हैं, तो ये जो विशाखापत्तनम स्थित विजांग इस्पात संयंत्र भारत का पहला पतन पर आधारित लोहा इस्पात संयंत्र है। आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान रखना आप, भारत सरकार के द्वारा 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना लोहा इस्पात उद्योग के विकास के लिए की गई। भारत सरकार द्वारा 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको सेल कहेंगे, सेल की स्थापना लोहा इस्पात उद्योग के विकास के लिए की गई, जिसके अधीन 4 एकीकृत लोहा इस्पात संयंत्र भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला कार्यरत हैं। अब देखिए, भारत सरकार के द्वारा 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत 4 इकाइयों को सम्मिलित करके इनके ऊपर अधिकृत कर दिया गया। किसको? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सेल को अधिकृत कर